हेलो एवरीवन। सो फ्यू मिनट सीरीज पाथवे टू प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। आज ना जैसे ईजीएस्ट सीरीज बना रहा हूँ और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले जो लेटर मुगल रूलर्स वीडियो बनाया था उसमें भी हमने डिस्कशन किया था कि ना ऐसे टॉपिक्स ढूंढे जा रहे हैं जो थोड़े से इंट्रीगिंग हो या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम लेटर मुगल रूलर्स की बात कर रहे थे। वो ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं या छोड़ देते हैं। सिमिलरली मराठास में ना एक डाउट बड़ा पर्टिनेंट था, बड़ा कॉमन था, जो स्टूडेंट्स पूछते थे, जो मैंने भी फेस किया कि यार ये पेशवा में छत्रपति में क्या अंतर है, वो क्या रहा है यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन है। और फिर जनरली क्या होता है यहाँ पे भी जब मराठास की आप बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आपके दोस्त क्या करते होंगे, आपने क्या किया होगा, बहुत सारों लोगों ने क्या किया होगा कि आपने ना बस वो तीन जो एंग्लो मराठा वॉर्स हैं उसको बस रट लिया। ऐसे नहीं, अभी ना हम समझेंगे कॉन्सेप्ट की क्या डिफरेंस है। कुछ बातें मैं पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मराठास। जैसे देखिए, इनका जो अगर हम मराठा इंपायर की पूरी बात करें तो 1674 से 1818 ये पीरियड माना जाता है मराठा एम्पायर का, राइट। 1674 कोरोनेशन हुआ शिवाजी का, पहले छत्रपति कोरोनेशन। अगर हम शिवाजी महाराज की बात करें ना तो 1630 से 80 उनका टाइम पीरियड है, उनकी लाइफ है। तो अपने लाइफ के एंड के पीरियड में, वैसे तो बहुत छोटी सी लाइफ रही, 50 साल में कौन जाता है भला, लेकिन 44 ईयर्स की एज में वो छत्रपति बने, वो राजा बने, ठीक है। उसके बाद उनके दो बच्चे आएंगे, वो बनेंगे मतलब राजा, और वहाँ पे ना फिर स्टोरी होगी, वहाँ पे एक बैटल ऑफ रायगढ़ होगा। फिर जो आपके औरंगजेब हैं, आप देखेंगे कि वो 1680s में 1681 82 में वो शिफ्ट कर जाएंगे डेक्कन, उसका क्या रीज़न होगा। फिर यहाँ पे बैटल ऑफ रायगढ़ की जो हम बात कर रहे थे वो होगा। फिर बहुत सारी प्लॉटिंग होगी। और शुरू शुरू में जिनकी हम बातें करेंगे, मान लीजिए हम शिवाजी महाराज की बातें करेंगे, शाहू जी की बात करेंगे, राजा राम की बातें करेंगे, तो ये जो आपको दिखेंगे, संभाजी की हम बातें करेंगे, ये हैं छत्रपति। एक ऐसा टाइम आएगा, और जब हम बात करते हैं शिवाजी महाराज की तो हम अष्टप्रधान की भी बात करते हैं कि एक मिनिस्टर्स थे इनके अंदर, जिसमें कि एक होते थे पेशवा। तो अभी जो पेशवा होंगे, जब हम शिवाजी महाराज, संभाजी, राजा राम, इन सब की हम बातें करेंगे, तो मेजरली पेशवास जो है बैकग्राउंड में है। एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब पेशवास आगे आएंगे, और आपको ना एक पूरा वेन डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगा कि नहीं होता है छत्रपति, उसके अंदर पेशवास, फिर पेशवास उसके अंदर एक बंदा आएगा, बंदे मतलब रिस्पेक्ट देना है हमें उनको, उनका नाम है नाना फडणवीस। तो हम सारी बातें करेंगे एक एक करके, पूरे तार को हम डिलिनिएट करते हैं, और होपफुली आज के लेक्चर के बाद आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, मैं ना एक हिस्ट्री ऑप्शनल का भी क्वेश्चन आपको दूंगा। अब द पॉइंट हियर इज कि सर ये पाथवे टू प्रीलिम्स है, इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन क्यों दोगे। द पॉइंट हियर इज हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन ना आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स को रेक्टिफाई कर देगा, आपका कॉन्सेप्ट को और तगड़ा कर देगा, और उससे क्या होगा ना, फिर आप टैकल कर पाएंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी ना बेटर हुए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे बातें चल रही है कि मराठास मौके पे चौका मारेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप पीरियड देखोगे, फिर से देखो 1674 से 1818, पिछला वीडियो मैंने बनाया था लेटर मुगल रूलर्स का, तो आपको पता है लेटर मुगल रूलर्स 1707 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, आने लगते हैं। और हमने डिस्कशन किया था 20-21 राजा जो थे उनके, और 20 और 21 में डाउट क्यों आता है, क्योंकि एक राजा 17वें और 19वें राजा थे, वो दोनों सेम थे। तो ये जो पीरियड है, आप देख रहे हैं कि मुगल्स डिक्लाइन करेंगे और मौके पे चौका मार देंगे आपके मराठास। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मौके पे चौका। अब यहाँ पे ना कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये प्रोमिनेंट पावर बन गया। अब इसके लिए ना आपको थोड़ा इनका टेरेन समझना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये रायगढ़ का किला है, ये इनका कैपिटल हुआ करता था। और ना ये लोग गुरिल्ला टैक्टिक्स, वॉर ऑफ एट्रिशन जो आप पीछे देख रहे थे, ये बड़ा फॉलो करते थे। अब गुरिल्ला टैक्टिक्स में क्या होता है कि मान लीजिए ये ऊपर वाले एरियाज में रहते हैं, फोर्ट्स में रहते हैं, और नीचे से हम लोग जा रहे हैं तो कोई नहीं होता है, दुश्मन सेना जा रही है, वो दिख रहा है उनको। फिर उसके बाद क्या करते थे वो कभी कभी कि मतलब होता है ना, जहाँ से दुश्मन सेना जा रही है पानी में जहर डाल दिया, मर गई दुश्मन सेना। यानी होता है अलग अलग एरिया से अटैक कर रहे हैं, इधर उधर होते हुए भाग जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है कौन से एरिया से आए, कौन से एरिया से चले गए। ये पूरा गुरिल्ला टैक्टिक्स होता है, थोड़े से लोगों को मारा फिर वापस चले गए, फिर थोड़े से लोगों को मारा फिर वापस चले गए। ये जो फोर्ट्स थे इन्होंने बड़ा हेल्प किया, ये जो टेरेन था इन्होंने बड़ा हेल्प किया मराठास को अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने में। अब ना यहाँ पे बात होती है भक्ति मूवमेंट की, मैं कभी आपको आपके लिए ना एक भक्ति मूवमेंट पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। द पॉइंट हियर इज कि जब आप भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे ना, तो आप महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट का इमर्जेंस पढ़ेंगे, और उसको ना विट्ठल मूवमेंट या पंढारपुर मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि पंढारपुर में जो विट्ठल टेम्पल है वो है विट्ठल, उसको आप विष्णु भगवान से एसोसिएट कर सकते हैं। और वहाँ पे ना दो सेक्ट है, वरकारी सेक्ट और धरकारी सेक्ट। अब जो वरकारी सेक्ट बोलता है कि आप वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करो और आप पंढारपुर जाओ, विट्ठल भगवान के सामने माथा टेको। धरकारी सेक्ट बोलता है कि नहीं नहीं,
आप ना अपने अंदर देखो, जरूरी नहीं है कि आपको पिलग्रिमेज पे जाना है, आप अपने इनर प्यूरिटी पे थोड़ा सा ध्यान दो। वरकारी, धरकारी सेक्ट, तो ये जो एक भक्ति मूवमेंट आया, एकनाथ, तुकाराम, ये जो है रामदास, इन लोगों ने क्या किया, एक तरह से ना सोशल यूनिटी, एक मराठा प्राइड जो है उसको प्रमोट किया, सोशल यूनिटी। लेकिन जो पॉलिटिकल यूनिटी लेके आएंगे वो शिवाजी महाराज लेके आएंगे, ठीक है। अब ना इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी भक्ति मूवमेंट और मराठास का मिलन हो रहा है, दो सेक्ट, वरकारी और धरकारी, तो ये तो आपको समझ में आ गया, मराठा से एसोसिएट, मतलब जो भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र है उससे एसोसिएटेड है। अब ना कभी कभी हो जाता है कि फाउंडर कौन है वरकारी सेक्ट के, धरकारी सेक्ट के। देखिए मैक्सिमम सोर्सेस कहता है कि वरकारी सेक्ट के फाउंडर है नामदेव, कुछ सोर्सेस कहता है कि एकनाथ है, धरकारी सेक्ट रामदास। अब याद कैसे रहेगा, तो ना इसका एक निमोनिक है, कैपिटल लेटर्स पे ध्यान दीजिएगा, राम का नाम, ठीक है ना, राम का नाम। तो अब यहां पे देखें ना, राम का नाम, तो आपको राम से रामदास धरकारी, नाम से नामदेव वरकारी। अब फिर आप कहेंगे सर अभी तो आपने बोला कि एकनाथ को भी कुछ लोग फाउंडर मानते हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए राम का नाम एक, सो रामदास धरकारी, नामदेव वरकारी, और एकनाथ से भी आप वरकारी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको याद रह सकता है, वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट। तो ये चीज आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं अपना, मतलब अपनी होता है ना, अगर आपको ये हेल्प कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये इनका टाइम पीरियड है, 1674 में ये मराठा किंगडम को स्टैब्लिश करेंगे, छत्रपति बनेंगे। अभी बस स्टोरी की तरह सुनिए। रायगढ़ इनका कैपिटल था और गुरिल्ला टैक्टिक्स, वॉर ऑफ एट्रिशन में ये बहुत पारंगत थे। अब इनके ना दो बच्चे हैं, संभाजी और राजा राम, दोनों हाफ ब्रदर्स हैं, मतलब दोनों की मम्मियां अलग होंगी। इससे हमें ये पता चलता है कि शिवाजी महाराज ने एटलीस्ट 2 शादियां तो की होंगी, ठीक है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, पर्सनल लाइफ में हमें नहीं जाना। संभाजी महाराज की अगर हम बात करें, शिवाजी महाराज चले गए 80 में, 81 से 89 तक संभाजी महाराज रूल करेंगे। कहते हैं कि संभाजी महाराज ने अपनी जिंदगी में काफी सुख भोगे, मतलब इंजॉयमेंट, प्लेजर किया, लेकिन एक टाइम के बाद वो काफी सीरियस हो गए। ये जो 1681 से 89 का पीरियड था, बहुत रेयरली ये मुगल से हारे, लेकिन जब होता है ना 89 में बहुत बुरी तरीके से इनको मारा गया। ये एक बहुत डिफरेंट वर्जन है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनकी डेथ हो गई। और उनके डेथ के बाद एक बैटल ऑफ रायगढ़ हुआ 1689 में, जिसमें जब संभाजी महाराज चले गए तो राजा राम जो उनके हाफ ब्रदर थे वो बनेंगे राजा, और औरंगजेब का था कि उनको पकड़ के लाओ राजा राम को। राजा राम को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन संभाजी के जो बेटे थे शाहू, उनको ही पकड़ लिया और उनको जाके फिर बंदी बना लिया, मुगल्स के पास वो चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं कि औरंगजेब 1680s में, अर्ली 1680s में वो डेक्कन की तरफ आएंगे। बहुत सारे रीजन है, डेक्कन सल्तनत को कैप्चर करना है, उनके जो अकबर टू रिबेल सन थे वो भी यहाँ पे अलायंस कर रहे थे मराठास के साथ। मल्टीपल फैक्टर्स प्लेड अ रोल कि औरंगजेब डेक्कन क्यों आए, ठीक है। वो अब आ गए और अब उनका ध्यान है कि मराठास और डेक्कन सल्तनत को नेस्तो नाबूद करना है। हम फोकस करेंगे वहां पे। अभी देखिए संभाजी ये सेकंड छत्रपति हैं आपके। अभी हम राजाओं की बात कर रहे हैं, पेशवास की भी हम बात करेंगे और उसकी भी स्टोरी हम समझेंगे कि ये पेशवास क्या है, कब से पेशवास का हेरिडिटरी सक्सेशन होने लग गया। हेरिडिटरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि मैं बन रहा हूं पेशवा, फिर मेरा बेटा या पोता बनेगा पेशवा, इस तरह की चीजें हम बातें करेंगे। सो संभाजी महाराज के बारे में हमने बातें की कि पूरा टशन था उनका, बहुत इंजॉय किया, लेकिन फिर जब वो सीरियस हुए तो बहुत रेयरली हारते थे कोई बैटल वो मुगल से या औरंगजेब से। लेकिन फिर लास्ट में 1689 में उनकी बहुत बुरी तरीके से डेथ हो गई, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और फिर हुआ बैटल ऑफ रायगढ़, ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ रायगढ़ 1689। कभी कभी क्या होता है ना, वो क्वेश्चन पूछ देंगे क्रोनोलॉजी वाला कि बैटल ऑफ रायगढ़ कब हुआ, ये कब हुआ, वो कब हुआ, तो ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ रायगढ़ 1689। हाफ ब्रदर राजा राम अब कमान संभालेंगे। 1700 में उनकी डेथ हो जाएगी। अब उनकी वाइफ है, उनका एक छोटा बच्चा है जिसको कि शिवाजी 2 कहा जाएगा। अब वो बहुत छोटे हैं, तो जो वाइफ है ना वो रूल करेंगी, जो राजा राम की वाइफ है। अब क्या होगा कि 1707 में, अभी हमने क्या देखा कि बैटल ऑफ रायगढ़ में जो संभाजी के बेटे हैं जिनका नाम है शाहू, उनको ना पकड़ लिया जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। शाहू को मुगल्स जो हैं 1707 में रिलीज कर देंगे। अब आपको लगेगा मुगल्स कितने अच्छे। कोई राजा की बात जब हम करते हैं, किसी की भी बात करें, किसी भी किंगडम की, अच्छा बुरा नहीं होता, सब कुछ स्ट्रैटेजिक होता है, और या मैक्सिमम चीजें आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक होता है। तो यहाँ पे अगर शाहू महाराज को रिलीज किया गया तो वो भी एक स्ट्रैटेजिक तरीका है, मतलब एक तरह से नहीं होता डिवाइड एंड रूल, जो पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। सो डिवाइड एंड रूल का क्या मतलब है, वो चाह रहे हैं कि शाहू जो कि संभाजी के बेटे हैं और राजा राम की जो वाइफ है, दोनों के बीच में ना फूट पड़ जाए कि कौन रूल करेगा मराठास पे। और ऐसा हुआ भी, फिर लड़ाई हुई, और इसमें क्या हुआ, शाहू को बहुत हेल्प किया एक पेशवा ने जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। और आप देखोगे कि बालाजी विश्वनाथ के पीरियड से पेशवास जो हैं एकदम फॉर्मेडेबली स्टैब्लिश हो जाएंगे। अभी हम आएंगे पेशवास पे, अभी हम आ नहीं रहे हैं, अभी तो बस मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, स्टोरी सुनिए। तो 1700 में राजा राम मर गए, उनकी जो विडो थी ताराबाई, उन्होंने कंट्रोल एज्यूम किया, क्योंकि बच्चा जो था शिवाजी 2 बहुत छोटे थे, जो आपके रामराज हैं, ठीक है।
1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। हमने लेटर मुगल्स पे वीडियो बनाया हुआ है, उसको प्लीज देख लीजिएगा, बड़ा हेल्प करेगा आपको। उसके बाद क्या हुआ कि छठे राजा थे औरंगजेब, फिर सातवें राजा थे एक जो तो 3 महीने के लिए आएंगे आजम, फिर मुअज्जम जो है बहादुर शाह 1, ये क्या करेंगे, छोड़ देंगे शाहू महाराज को। अब क्यों उनका क्या गेम है, क्यों छोड़ना है, ताकि वो ताराबाई और मतलब उनकी जो आंट है ताराबाई और उनके बीच में झगड़ा हो। शाहू क्या करेंगे, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाएंगे। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अब तक क्या हुआ था, बालाजी विश्वनाथ से पहले तक 5 पेशवा आए थे, 5 पेशवास। लेकिन ना ये बैकग्राउंड में थे अष्टप्रधान, और ऐसा नहीं होता था कि यहाँ पे हेरिडिटरी सक्सेशन है, यहाँ पे डिवाइड एंड कर की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं आपके मुगल्स। लेकिन ना अभी क्या होगा कि बालाजी विश्वनाथ जो है ये ना बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे शाहू महाराज को जीतने में, ये जो पावर स्ट्रगल होगा, फिर ताराबाई एक छोटे से एरिया में जाके रूल करेंगे, और इसके कारण क्या होगा, ये काफी पावरफुल हो जाएंगे। और इनके बाद से, बालाजी विश्वनाथ के बाद से हेरिडिटरी सक्सेशन पेशवास का स्टार्ट होगा। आजकल मैं भी लंबे लंबे पॉज लेने लग गया हूं। हेरिडिटरी सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि अब इनके बाद इनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरह से ये पूरा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इसीलिए कभी कभी क्या कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ छठे लेकिन पहले पेशवा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में पेशवास को जिन्होंने पावरफुल बनाया वो थे बालाजी विश्वनाथ। स्टोरी की तरह सुनिए, चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी, बस सुनते रहिए, ठीक है। ये हमने स्टोरी पहले पढ़ लिया है, 1689 क्या हुआ, उसके बाद राजा राम ने क्या किया, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और अब हम आते हैं काम की बात पे। ये जो बालाजी विश्वनाथ हैं ये स्टार्ट करेंगे पीरियड ऑफ पेशवा डोमिनेशन, और अब छत्रपति बैकग्राउंड में चले जाएंगे। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 1708 से 49 तक शाहू महाराज रूल करते हैं, ये छत्रपति हैं। लेकिन आप देखोगे कि 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनेंगे 1730 से 20 तक। उसके बाद इनके बेटे आएंगे बाजीराव 1, और बाजीराव तो आप जानते हैं बाजीराव मस्तानी, वो होता है हिंदू पद शाही, और वो बहुत लड़ेंगे, इतना लड़ेंगे कि उनकी मृत्यु कहते हैं एग्जॉस्शन से हो गई, एग्जॉस्ट होके वो मर गए, इतना लड़ाई लड़ा उन्होंने बाजीराव 1। उसके बाद आएंगे बालाजी बाजीराव, अभी हम सारी स्टोरी डिस्कस करेंगे, बस सुनिए, ठीक है ना, बुद्धि अपनी तेज रखिए। पेशवा बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट बट सिक्स्थ, आपको समझ में आ रहा होगा अभी क्या हो रहा है। इससे पहले 5 पेशवाज आए, लेकिन वो बैकग्राउंड में थे, अष्टप्रधान मॉडल के अंदर थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पेशवा आ रहा है, वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि अभी वो मुगल सनद लेगा। ये क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, जिस जिस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि फोकस कीजिए वहां पे आपको फोकस करना है। तो अब पेशवा बालाजी विश्वनाथ आ चुके हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया शाहू को जितवाने में। शाहू क्या करेंगे कि मतलब होता है ना, एक तरह से इनको फिगर बोलेंगे कि आप देखो सारा कुछ, मैं बैकग्राउंड में हूं। अब ये बन जाएंगे एक्चुअल, एक तरीके से नहीं होता आपके रियल में ये रूलर हैं, ठीक है। इनको सेकंड फाउंडर भी बोला था मराठा एम्पायर का, ये आपको ध्यान रखना है। बालाजी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट बट सिक्स्थ, क्योंकि यहां से अब हेरिडिटरी सक्सेशन स्टार्ट होगा। लेटर मुगल रूलर्स को आप अगर रिवाइज करेंगे, अगर आपने नहीं देखा, अगर देख लिया तो आपको पता होगा कि फर्रुखसियार ने बहुत सारे दुश्मन बनाए थे। मारवाड़ किंगडम हमने डिस्कस किया, इंदिरा कन्वर के बारे में, फिर हमने बहुत सारी और बातें की थी कि इनके बहुत सारे दुश्मन थे। और मैंने आपको उस टाइम ये भी बताया था कि मराठास में भी जो पहले पेशवा थे, पहले बट छठे, आपको समझ में आ रहा होगा, उन्होंने भी बहुत बड़ा हेल्प किया सैयद ब्रदर्स को इनको मरवाने में, फर्रुखसियार को मरवाने में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि फर्रुखसियार तो चले गए, उसके बाद आपको याद करना है कि कौन से राजा थे, 11वें राजा, 12वें राजा। हमने बात किया था कि वो 3-3 महीने के लिए रूल करेंगे, फिर उनको खो टीबी हो जाएगा, वो मर जाएंगे, रफी उद दराजत। उसके बाद आए थे आपके शाहजहां 2। तो ये जो अब मान लीजिए क्विड प्रो को भी कोई पॉलिसी होती है ना, कि अगर मैंने कुछ किया आपके लिए तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। अगर मैंने आपको हेल्प किया फर्रुखसियार को मारने में सैयद ब्रदर्स, तो आप भी हेल्प करो, तो वो क्या करेंगे, मुगल सनत देंगे। ये मुगल सनत इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा है मराठा डोमिनियन का, इसका क्या मतलब होता है और ये किसने दिया। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो मुगल सनत, अब सैयद ब्रदर्स राजा तो है नहीं, तो कोई तो राजा होगा, कौन था वो राजा जिसने इश्यू किया ये मुगल सनत, पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब इसके तहत क्या हुआ कि इनको ना चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का राइट मिल गया। समझते हैं, चौथ और सरदेशमुखी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आते हैं, या रट्टा भी मार लेते हैं PYQs करते करते कि चौथ क्या है, 25% टैक्स है, उसके ऊपर एडिशनल 10% टैक्स जो है वो सरदेशमुखी है। तो मान लीजिए चौथ हो गया 25%, बहुत लोग कहते हैं कि सरदेशमुखी लगा के फिर क्या 35% हो जाएगा, ना ना, वो 25% प्लस 10% ऑफ 25 है वो, दैट मीन्स 25 प्लस 2.5 मतलब 27.5% है वो, ठीक है ना। अगर आप सरदेशमुखी लगाएं, याद ये रखिएगा कि चौथ और सरदेशमुखी जो है ना, वो जनरली क्या होता है, मराठास अपनी टेरिटरी पे नहीं लगाते थे, दूसरी टेरिटरीज पे लगाते थे, इस प्रिटेक्स्ट में कि हम रेड नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो मुगल सनत 1719 का इशू किया गया, और ये आपको अब बता दे रहा हूं मैं, जो राजा थे उनका नाम रफी से स्टार्ट होता है, आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कौन थे। तो अब इन्होंने बोला कि आप ना
क्या करोगे कि चौथ और सरदेशमुखी आप डेक्कन, पूरे डेक्कन से कलेक्ट करो 25% एडिशनल 10%। उसके बदले में आप क्या करना, 15,000 सोल्जर हमें दे देना, कहीं कहीं हम स्टेशन करने के लिए आपको बोलेंगे, वहां स्टेशन कर देना, ठीक है। और 10 लाख रुपए का ट्रिब्यूट दो, बाकी आपको जितना कलेक्ट करना है चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करो। इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा डोमिनियन। इसने बहुत स्ट्रांग बना दिया फाइनेंशियली मराठास को, ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी अभी हमने डिस्कस किया, चौथ 1/4 है और सरदेशमुखी उसके ऊपर एडिशनल 10% लेवी है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और हम बात कर रहे थे ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, पिछले लेटर मुगल रूलर्स में भी डिस्कस किया है। रफी उद दजारत वो राजा हैं जिन्होंने जो आपका मुगल सनद है वो इशू किया था, ठीक है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। अब ना होता क्या है कि जब आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि दिल्ली सल्तनत में इक्तदारी सिस्टम था, और शायद ये मैंने कभी आपको करवाया भी होगा PYQ। मुगल्स का जो था मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम था। फिर हमने देखा कि जो, अगर हम विजयनगर का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे अमरम सिस्टम था। फिर उसी टाइम ना आप जब उस एक आप PYQ करते हो तो आपको दिखेगा कि मराठास का ना मुकाशा सिस्टम था, ये भी लैंड ग्रांट टाइप का सिस्टम है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने भी लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया, उसको बोलते हैं सारंजम। तो भैया सारंजम और मुकाशा में क्या अंतर है? आंसर ये है कि दोनों सेम है। सारंजम मुकाशा सेम सिस्टम है, लैंड ग्रांट सिस्टम है। और ये अगेन ये जो सिस्टम है आपको पता है कि थोड़ा बहुत ना फ्यूडल एलिमेंट प्रमोट करता है। बहुत लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉज बनेगा ये वीकेंड करने में मराठास को और पेशवास को, ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो गई 1720 में। इसके बाद आएंगे इनके बेटे बाजीराव वन, रणवीर सिंह, ठीक है ना। 20 साल का पीरियड होगा इनका, 1720 से 1740। लड़ते रहेंगे, बहुत पावरफुल बना देंगे, इतना पावरफुल बना देंगे कि इनके बाद जब इनके बेटे आएंगे बालाजी बाजीराव, वो 61 तक रूल करेंगे। और बहुत हद तक वो होता है ना, जो एक्सटेंशन होगा उस पीरियड में, उसमें भी बाजीराव वन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फेस भी करेंगे, इतना लड़ेंगे तो एग्जॉस्ट होके मर गए। इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, हिंदू पदशाही, ये एसोसिएटेड है बाजीराव वन से। हम अभी यहाँ पे बाजीराव वन पे बात कर रहे हैं, मैं सारे पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा अभी, पहले सुनिए स्टोरी की तरह। हिंदू पदशाही का कॉन्सेप्ट, ये इसके बारे में बात करते थे। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? ये हिंदू पदशाही किताब भी है जो कि सावरकर सर ने लिखी है, वीर सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर। तो हिंदू पदशाही किताब याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि वो हिंदू किंगडम स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। ये ना हम बीच बीच में देखते रहते हैं कि गाजी स्पिरिट, ये वो, कभी मुस्लिम धर्म को इन्वोक किया जाता है, तो यहाँ पे हिंदू धर्म को इन्वोक किया जा रहा है। रिलीजन को मतलब होता है ना, डिफरेंट राजा लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, और ये पहले होता आया था। और सो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है गुरिल्ला टैक्टिक्स के आफ्टर शिवाजी। बाजीराव वन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड बट सेवंथ। आपको समझ में आ रहा होगा स्टोरी क्या है। और ठीक है, अब ये हिंदू पदशाही, हिंदू किंगडम स्टैब्लिश करने की ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कभी कभी ना स्टेटमेंट आ जाता है कि ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस इज एज डेड एज अ डोर नेल। कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहली बात तो ये जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस इज एज डेड एज अ डोर नेल, ये किसने बोला है और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? अगर पता है तो बताइए, पूछा हुआ यूपीएससी का। तो उसी तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं किसने बोला कि लेट अस स्ट्राइक द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स। तो ये स्टेटमेंट बाजीराव वन का है। अगेन आपको ना थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा लेटर मुगल रूलर से। प्लीज पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ईजीएस्ट सीरीज का, लेटर मुगल रूलर्स का, कि इस टाइम ये इतने पावरफुल हो रहे हैं, तो हो सकता है मुगल्स वीक होंगे तभी ये इतने पावरफुल हो रहे हैं। कौन था मुगल राजा? तो आप देखोगे जब हम डिस्कशन करते हैं आपको रियलाइज होगा कि इस पीरियड में एक राजा थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह जो रंगीला थे, वो रंगीले थे, क्या करें क्या ना करें, और उनका आर्ट आर्किटेक्चर इस समय बहुत मजा आता था। निजामुल मुल्क उनको छोड़ के चले गए थे, ये हमने डिस्कस किया लेटर मुगल रूलर्स में। तो क्योंकि मुगल राजा वीक हैं, तो इसके कारण भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे शायद बाजीराव वन काफी पावरफुल हो गए होंगे। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड ब्रो, जैसा कि एक डार्क सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, वो बताता है, ठीक है। सो बाजीराव वन 1720 से 40 फाइटिंग पेशवा, और उनके पीरियड में बहुत बढ़ता चला गया किंगडम। बट ये जो सारांजम मुकाशा सिस्टम है, जो लैंड ग्रांट का सिस्टम है, जो थोड़े फ्यूडल एलिमेंट्स को प्रमोट करता है, वो कहता है कि उसने एक तरह से वीकन किया मराठा एम्पायर को। 39 ईयर्स, ये भी कोई एज होती है जाने की, इतना लड़े वो कि एग्जॉस्ट होके मर गया। अब इसके बाद आएंगे इनके बेटे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 21 ईयर्स का पीरियड है। 1761 आपको ही पता ही, बहुत फेमस है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें हार हो जाएगी और शॉक से मर जाएंगे आपके बालाजी बाजीराव। लेकिन अभी हम पहले सैड बातें क्यों करें, अच्छी बातें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या देखा था कि जो शाहू महाराजा है वो 1708 से 1749 तक रूल करेंगे। अब इसी में क्या होगा कि 1750 में एक नए राजा आएंगे, राजा राम 2। उनका है कि ब्रो मैं क्यों लूं, मैं क्यों दुश्मन बनाऊं। जैसे नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर
आपने ना बताया था कि 1750s का एक पीरियड था जब मराठास प्रोटेक्ट कर रहे थे मुगल्स को, तो खुद क्यों राजा नहीं बन जाते। तो उसका आंसर था कि यार मैं क्यों बनूं राजा, जब मेरे हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं तो मेरे को राजा बनने की क्या जरूरत है, मैं कोई पपेट राजा इंस्टॉल कर देता हूं और वो सारी चीजें करेगा, दुश्मन भी उसके बनेंगे। तो यहाँ पे अब क्या है कि राजा राम 2 इज लाइक कि ब्रो मैं क्यों दुश्मन बनाऊं, होता है ना सारी चीजें तुम कर रहे हो, मतलब होता है ना छत्रपति का बस नाम रह गया है, तो भैया लीजिए संगोला एग्रीमेंट और सारा पावर अब आपको शिफ्ट हो गया। तो ये एक तरीके से राजा राम ने शिफ्ट कर दिया संगोला एग्रीमेंट, और उसके बाद फिगर हेड रह गए, और पहले भी फिगर हेड थे लेकिन अब और पोजीशन घट गई, और कहते हैं कि 8वें और लास्ट जो आपके छत्रपति थे वो प्रताप सिंह थे। 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा छत्रपति वाला पोस्ट, लेकिन फिर भी डिवीजन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि छत्रपति 17 से रूल करते वगैरह वगैरह, लेकिन 8 छत्रपति माने जाते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि संगोला एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है ये आपको ध्यान रखना है। संगोला एग्रीमेंट हो गया कि नहीं भैया हमें नहीं लेना, दुश्मन नहीं बनाना, अपना तुम देखो, मैं बता दे रहा हूं कि जो कर रहा है पेशवा कर रहा है, छत्रपति यहां पे कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये वो पीरियड है 1740 से 61 जब आप देखो कि सिख फ्रेंच इंग्लिश आ रहे हैं, अगेन एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कैसे, आप अगर लेटर मुगल रूलर्स वाला आपने वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ, 1739 बैटल ऑफ करनाल। फिर नादिर शाह आए 1748, अहमद शाह अब्दाली दुरानी, और उनके कारण क्या हुआ था, हमने बोला था पंजाब में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, सिख आए, अफगानी आए, और उसी तरीके से फ्रेंच और इंग्लिश भी आने लगे थे और धीरे धीरे सेटल होने लगे थे। फ्रेंच और इंग्लिश पहले ही आए थे लेकिन अब वो धीरे धीरे इमर्ज करने लगे थे, पावरफुल हो गए थे, बहुत सारे बैटल्स लड़े जा रहे थे, कर्नाटिक वॉर हो रहा था, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हो रही थी, और बैटल ऑफ पलासी 1757। तो यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। जेनिथ पे पहुंच गया, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि पंजाब जहां थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है अफगानी लोगों के कारण, वो वहां रूल कर रहे हैं लेकिन उनको उतना आइडिया नहीं है, सो लेट्स रूल पंजाब। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मराठास रिप्लेस कर देंगे मुगल्स को, लेकिन इस पर्टिकुलर बैटल में बहुत बुरी हार होती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कहा जाता है कि ये बैटल ये प्रूव नहीं करता कि कौन इंडिया को रूल करेगा, ये बैटल एक तरह से ये प्रूव करता है कि कौन इंडिया पे रूल नहीं करेगा। और आंसर क्या होगा कि मराठास और अफगान जो है वो रूल नहीं करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे ब्रिटिशर्स। तो ये बैटल खत्म। डिप्रेशन से बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। डिप्रेशन एक बहुत बुरी चीज़ है। उसके बाद उनके बेटे आते हैं माधवराव, बालाजी बाजीराव के 11 साल का एज, मतलब होता है ना 17 साल के थे, बड़े छोटे थे। तो इनके अंकल हैं रघुनाथ राव, वो रीजेंट बन गए। रीजेंट मतलब कि अब तुम छोटे हो तो तुम्हारे बिहाफ में हम रूल कर रहे हैं लेकिन नाम तुम्हारा ही है। तो कहते हैं कि इन्होंने ना एक तरह से मराठा पावर को रीजरेक्ट किया। ये मराठा रीजरेक्शन का पीरियड माना जाता है 11 साल। और एक तरह से ये भी कहा जाता है कि वो अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहते थे कि पापा देखो थर्ड बैटल पानीपत में हम हारे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ लॉस्ट है, ऑल इज नॉट लॉस्ट येट। बट ये सब चीज़ें वो कर ही रहे थे, तभी ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से उनकी डेथ हो गई। ये टीबी बड़ा ही प्रकोप फैला रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड में। हमने 11th और 12वें राजा भी देखा था लेटर मुगल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे, कितने लोग मरे हैं टीबी से। द पॉइंट हियर इज कि टीबी एक वेस्टिंग डिजीज है। ट्रू और फॉल्स बताइए कमेंट सेक्शन में, इज टीबी अ वेस्टिंग डिजीज? क्या ये वेस्टिंग डिजीज है या नहीं है, हाँ या ना बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ट्रू और फॉल्स। सेकंड पॉइंट आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि वेस्टिंग और स्टंटिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ना कहते हैं कि मराठा एम्पायर में माधवराव ने रिजरेक्शन किया, इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल है नाना फडणवीस का। अब ये नाना फडणवीस कौन है, समझते हैं स्टोरी को। इसको ना कहीं पे एक खाली पेज में मैं बनाता हूँ। जैसे देखिए पहले क्या था, छत्रपति थे, छत्रपति के अंदर पेशवास काम करते थे, पेशवास पावरफुल हो गए तो छत्रपति फिगर हेड बन गए। उसके बाद अब पेशवास के अंदर एक बंदा आएगा, उसका नाम होगा नाना फडणवीस। ये भी मिनिस्टर की तरह है, लेकिन ऐसा हो जाएगा एक टाइम के बाद कि पेशवास फिगर हेड हो जाएंगे और नाना फडणवीस डिसाइड करेंगे चीजें कैसी चलेंगी। अप अंटिल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड 1761 से लेकर ऑलमोस्ट 1800 तक, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है। पूरा वेन डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। छत्रपति, उसके अंदर पेशवास, अब पेशवास के अंदर काम कर रहे हैं नाना फडणवीस। ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा एक टाइम पे तो कि नाना फडणवीस के डर से एक पेशवा सुसाइड कर लेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे डिप्रेशन, सुसाइड काफी कॉमन थीम है, वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। अब माधवराव मर गया। अब इसके बाद इनके एक भाई हैं नारायण राव, वो बन जाते हैं पेशवा। उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज 1 जनवरी है, हैप्पी न्यू ईयर आपको। आप भी मेरे को विश कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मेरे को। और होता है ना 15% अभी ऑफ चल रहा है हमारा कल तक, 2 जनवरी 2024 तक। प्रीलिम्स का हमारा क्रैश जो है वो बैच 3 भी लॉन्च हो रहा है। तो ये सारे कोर्स जो हैं आप स्टेट PCS UPSC कोर्सेज पे एप्लीकेबल है, आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और 2 जनवरी के बाद आप चाहे तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ शुभ। उससे भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो बिल्कुल मिल जाएगा, SHUBH कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। अब नारायण राव ब्रदर हैं जो कि बनेंगे पेशवा।
बट द पॉइंट हियर इज, अब ना कभी कभी क्या होता है जब आप पढ़िएगा मराठास के बारे में तो आप देखिएगा ना कि रघुनाथ राव को बड़ा ही नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है बहुत जगह कि इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर करवाया, ये करवाया, वो करवाया। आप रघुनाथ राव की जगह पे रह के सोचिए कि जब माधव राव थे वो उनके चाचा थे, लेकिन उन्होंने माधव राव को रूल करने दिया। अब उसके बाद माधव राव के जाने के बाद नारायण राव गए। पहले तो ये चीज समझिए इस बात को कि ये ना अंकल हैं, ठीक है, ये यंगर ब्रदर थे बालाजी बाजीराव के। तो पहले बालाजी बाजीराव ने 21 साल रूल किया, फिर बालाजी बाजीराव का बेटा आया, वो 11 साल रूल करेगा, ऑल्दो रीजेंट थे आपके रघुनाथ राव। अब फिर उनके भाई रूल। आपको नहीं मन करेगा अगर आप ऐसे हो कि आपका भाई रूल किया, फिर भाई का बेटा रूल कर रहा है, आपको रीजन बना दिया गया, आपके मन में नहीं बैठेगा कि यार मैं भी रूल करूं? तो आप रघुनाथ राव के बारे में पढ़िएगा तो नेगेटिव पोर्ट्रेयल करने से पहले थोड़ा उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचिएगा। और उन्होंने बहुत सारे हिंदू प्लेसेस थे उसको रेस्क्यू करवाए थे, ऐसे कुछ बातें हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देखना है, तो अब क्या हो गया कि रघुनाथ राव को ये पसंद नहीं आ रहा कि अब नारायण राव क्यों बनेंगे, मतलब राजा मैं क्यों नहीं बनूंगा, मेरा नंबर कब आएगा? तो ये इंट्रीग्स में क्या होगा, नारायण राव को नाना फडणवीस बनवा देंगे, क्योंकि अब नाना फडणवीस गेम खेल रहे हैं। आप समझ रहे हो, पहले छत्रपति के अंदर पेशवास खेल रहे थे, अब पेशवास के अंदर नाना फडणवीस गेम खेल रहे हैं, वो नारायण राव को बनवाएंगे, लेकिन इनको मरवा दिया जाएगा। जो रघुनाथ राव का ग्रुप होगा वो मरवा देगा, क्योंकि रघुनाथ राव इज लाइक कि बस अब बहुत हो गया, और नारायण राव इज लाइक कि चाचा जी आपने ये गलत कर दिया, मारना नहीं था। अब क्या है कि रघुनाथ राव बन जाएंगे आपके पेशवा, लेकिन नाना फडणवीस जो हैं, आपको ये पता है कि अब गेम चेंज हो रहा है, नाना फडणवीस गेम खेल रहे हैं और वो अपने और 11 और लोगों के साथ मिलकर इनको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, रघुनाथ राव पहुंच जाएंगे ईआईसी के पास, एक ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करेंगे और बोलेंगे कि हम आपकी हेगेमोनी एक्सेप्ट करते हैं, बस मेरे को पेशवा बनवा दो, एंड दैट विल लीड टू फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन 1775 एंड 1782। इसके बारे में हम और बातें करेंगे। तो ये चीज ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बार भाई कॉन्स्पिरेसी 12 लोग मिलकर रघुनाथ राव को हटाते हैं, ये बार भाई कॉन्स्पिरेसी किससे एसोसिएटेड है। अब नारायण राव जिनको कि मरवाया था रघुनाथ राव ने, आई नो की स्टोरी थोड़ी ये हो रही है, इतने सारे ये लोग, बस स्टोरी की तरह सुनिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, छम झमाझम दिमाग में छप जाएगा। नारायण राव के एक बेटे, पॉस्थुमस बेटे, मरने के बाद बेटा पैदा हुआ। ऐसा कैसे हुआ होगा कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ चीजें की होंगी, हो सकता है उनकी वाइफ 2 महीने 3 महीने प्रेग्नेंट होंगी, फिर उनकी डेथ हो गई, तो बच्चा पैदा हुआ उनकी मृत्यु के बाद, माधव राव 2। इसका एज है 0 ईयर्स। आप देख रहे हो नाना फडणवीस का गेम, 0 ईयर के माधव राव 2 को उन्होंने राजा बना दिया। और अब 2 ग्रुप्स बन गए हैं, एक जो कि माधव राव 2 के सपोर्टर्स हैं या नाना फडणवीस के सपोर्टर हैं, दूसरे रघुनाथ राव के सपोर्टर्स। और इस केस में पूरा एक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगा, जिसपे कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल का एक क्वेश्चन भी अभी देखेंगे। और सक्सेस हो गया, मतलब एक तरह से स्टेलमेट है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और ब्रिटिशर्स लास्ट में जो ट्रीटी ऑफ सलबाय साइन हुआ, ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है रघुनाथ राव को पेंशन दे देते हैं, आप माधव राव 2 को कंटिन्यू रखो, और वो 21 साल तक रूल करेंगे। लेकिन इतना खौफ था नाना फडणवीस का कि कोई डिसीजंस वो नहीं लेते थे। और कहते हैं कि 1795 में 21 साल की एज में उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से एक दिन पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया था अगेंस्ट नाना फडणवीस, नेक्स्ट डे उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप देख रहे हैं ना कैसे गेम पलट रहा है, पॉलिटिक्स कितनी ट्रिकी होती है। और इन्हीं के पीरियड में मराठा इंपायर जो मराठा कन्फेडरेसी में बदलने लगा। पहले से ये चीजें स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब ये पूरी सॉलिडिफाई हो गई, अलग अलग फैक्शंस टूट गया, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले स्टार्ट हो गए थे पहले बनना, अब ये सॉलिडिफाई हो गए, इनका जो प्रेजेंस है इन एरियाज में सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है ना। और इसमें से महादाजी सिंधिया जो है, इनको आपने सुना है जब हम बात कर रहे थे शाह आलम 2 की। कब सुना था, कैसे सुना था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। माधव राव सुसाइड कमिट कर लेंगे, हमने देखा क्या चल रहा था गेम। हमेशा ध्यान रखिएगा, सुसाइड इज नेवर द आंसर, यू गोटा, व्हाट इज गोटा, गोटा इज अमेरिकन इंग्लिश आई गेस। आपको अपने एनिमीज को आउटलिव करना है, ठीक है सर। बाजीराव 2 लास्ट पेशवा, इनके पीरियड में सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा, बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। ये पेशवा पहुंच जाएंगे ईआईसी के पास कि यार होलकर हमको परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और फिर जाके सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेंगे, जो लॉर्ड वेल्सली जिसके जन्मदाता माने जाते हैं। ऑल्दो बहुत लोग कहते हैं कि डुप्लेक्स जो है वो एक्चुअली में ओरिजिनेटर थे सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसी की। अब जब ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेंगे तो मराठास का प्राइड हर्ट हो जाएगा कि ऐसा कैसे कर लिया सर आपने, मतलब हम लोगों के बीच का इंटरनल मुठभेड़ था ये, आप जाके वहां पे अपनी सोवरेनिटी बेच के आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम हो गया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स ने इनको हराया। जो फर्स्ट ट्रेन होगा इसके एंड में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगा, ये पहुंच जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास, वेल्सली के पास, और जाके साइन कर लेंगे सब्सिडियरी अलायंस, जिससे कि क्या है, प्राइड जो है मराठास को वो हर्ट हो जाएगा। और फिर होलकर एक ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, पेशवास जो है ईआईसी के साथ रहेंगे, और होलकर ग्रुप को हरा दिया जाएगा, मराठास की पावर बहुत वीकन हो जाएगी, और फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर।
और उसके बाद इनको बिठूर कानपुर भेज दिया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं नाना साहब जो हैं वो भी हैं, लेकिन वो ना नॉमिनल पेशवा हैं, इन्हीं को एक्चुअल में लास्ट पेशवा माना जाता है। फिर यहाँ पे बातें चल रही हैं कि मराठास क्यों हार गए, सेम जो होता है ना फोर्स फोर्स फोर्स, साइंस एंड टेक पे ध्यान दिया नहीं, चौट सर देशमुखी दूसरे एरिया से लेते थे, अपने एरियाज में ऑलमोस्ट 50% टैक्स कलेक्शन करते थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में हम सुनते थे। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने मराठास के डिक्लाइन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? पॉज कर लीजिएगा मेरे को, बताइएगा जो अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस क्या आपके, मैं पूछूंगा आपसे एंड में, ठीक है? देखिए जब भी फर्स्ट का आ जाए ना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है बताना कि फर्स्ट कौन था, अशोका थे या कोई और था या ये मराठास थे। तो कैसे आप बताइएगा कि फर्स्ट थे? हम बोल रहे हैं कि यूनाइटेड इंडियन नहीं, वो मराठा यूनिटी की बात हम चल रही है, रीजनल जो नहीं होता यूनिटी, उसको प्रमोट किया इन्होंने। इंडियन नेशन बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, प्लस यहाँ एक्सट्रीम वर्ड है, तो सी फॉल्स, मतलब आर फॉल्स हो गया, आंसर क्या है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप बोलिएगा सर ये तो नहीं रिलेटेड है, यूपीएससी भी यही करता है ना, आप पढ़ के जाते हैं कुछ और, आता कुछ और है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, इससे क्या होगा ना, आपका नॉलेज थोड़ा और बढ़ेगा, प्लस इंफॉर्मेशन और गैदर कीजिएगा। बैटल ऑफ बक्सर 1764, और वो मीर जाफर नहीं थे वहां पे, कौन थे वहां पे? मीर कासिम। क्लाइव नहीं थे वहां, कौन थे वहां? हेक्टर मुंडो। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, यस, फ्रेंच और ईआईसी। यहाँ पे सर आयरे कूट ने कूट दिया था लैली को, जो कि फ्रेंच जर्नल थे। चलिए उस पे नहीं, अब आपको ही कमेंट में बताना कि वॉन्डी वॉश कहाँ है। बैटल ऑफ चिलियावाला डलहौजी वर्सेस मराठास नहीं है, ये करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। बैटल ऑफ चिलियावाला सेकंड एंग्लो सिख वॉर में हुआ था। और बैटल ऑफ खरदा जो है निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये निजाम वर्सेस मराठास था। ये अराउंड 1795 में हुआ था, जब एक गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो एक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन फॉलो कर रहे थे, उसको बोलते हैं जॉन शोर, 1793 से 98। तो अगेन पॉइंट ये नहीं है कि आपको कितना याद हो रहा है क्या हो रहा है, बस इससे क्या होता है ना, नई नई चीजें आपको पता चलती हैं। चिलियावाला, बैटल ऑफ चिलियावाला पे और रिसर्च कीजिए। बैटल ऑफ खरदा 1795, और इस टाइम में जो हमारे जॉन शोर थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन फॉलो किया था। डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपके दोनों क्वेश्चंस भी गलत हुए, नो वरीज एट ऑल, बट एटलीस्ट मेरे को बताइएगा कि जो पहला क्वेश्चन हमने किया था मराठास वाला, फर्स्ट थे ये थे, वो सही हुआ या गलत हुआ। अब ना ये क्वेश्चन देखिए, एक पीवाईक्यू है कि मराठास फॉट द फर्स्ट मराठा वॉर इन अ पीरियड व्हेन देयर फॉर्च्यून्स वर एट द लोएस्ट एब। तो ये एक हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि ना इससे आपको 1775 से 82 तक का जो पीरियड है उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, और बहुत सारी चीजें आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से समझ में आ जाएंगी। तो क्या कहिएगा, कैसे है लोएस्ट एब? कमेंट सेक्शन में ना अपने और पॉइंट्स डालिए, प्लीज डालिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल डालिएगा, आपका ना नॉलेज बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या बातें करेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर रघुनाथ राव के कारण हुआ, ये वो जो भी आपको बातें यहाँ पे करनी है आप कीजिएगा। और वो वेस्टिंग डिजीज से मर गए जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे ये है। अब वेस्टिंग और स्टंटिंग में क्या डिफरेंस है बताइएगा। फिर वो क्लेम करेंगे गद्दी, उसका ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करके बोलेंगे कि हम पपेट पेशवा बनेंगे, और इसके कारण लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ट्रीटी ऑफ सलबाई से एक तरह से स्टेलमेट होगा, और ब्रिटिशर्स जो है सल सिटी वाला आइलैंड गेन करेंगे, लेकिन रघुनाथ राव पेंशन पे मान जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे जो आपके 0 साल के बच्चे थे वो, जो अब थोड़े बड़े हो गए, ठीक है। पॉलिटिकल एब क्वेश्चन ये नहीं था, वो सब तो इंट्रो है, उसको थोड़ा कन्फाइंड रखिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोएस्ट एब कैसे है। तो लोएस्ट एब कैसे है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस पर्टिकुलर पीरियड में चल रहा है 1775 से 83, ठीक है ना। इस टाइम पे जब ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है, ये एक और फॉर्मिडेबल राइवल से लड़ रहे हैं, और वो कौन सा बैटल लड़ रहे हैं? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ रहे हैं 1780 से 84। एक साथ तुम मैसूर मराठा सबसे कैसे कर लोगे यार। उसके बाद ये पर्टिकुलर पीरियड ऐसा है जब ईआईसी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया हुआ है। अब देख रहे हो कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका दो फॉर्मिडेबल राइवल से लड़ रहे हैं, फ्रेंच लोग जो हैं टीपू सुल्तान ये वो, इनका अलग गेम चल रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था, और उसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके साथ 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया। अब गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर 5 मेंबर हो गए। 3 मेंबर ने अगर कुछ बोला तो गवर्नर जनरल की बात छूट जाती थी, या कोई सुनता नहीं था। तो ये कह रहे हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स की मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। इन सब सिचुएशंस में फिर इकोनॉमिक एप क्या है, बैंकरप्सी, इन सब सिचुएशंस में वो बैटल लड़ रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको प्री और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से। तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। ऑल्दो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन द पर्पस इज कि जब हम करें किसी को तो अच्छे से करें। तो होपफुली कुछ नया आपको गेन हुआ होगा, कुछ नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर आपको लगा कि नहीं सर बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोटिवेशन बढ़ता है ऐसे वीडियोस को बनाने का, और मन करता है। तो जो भी आपको जैसा भी लगे प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, टाटा बाय बाय।